नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर और क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। जी हां, इस वक्त जिस तरह से देश भर में विधानसभा चुनावों को लेकर हल्ला है, किस तरह से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हालात है, राजनीतिक पारा कैसे बढ़ रहा है, इस पर करेंगे बात मिड डे प्राइम में। साथ ही अमेरिका, इजराइल और इराक जंग में जिस तरह से अभी इस वक्त शांति वार्ता भी क्या कुछ लेकर उस लिहाज में अपडेट है वो भी बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटवा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बंगाल परिवर्तन के लिए है तैयार। गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे जनसभाओं को संबोधित। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। तृणमूल सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से हुई पूछताछ। 23 जुलाई 2022 को भी ईडी ने किया था गिरफ्तार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद आज से यूएई के दौरे पर अपने समकक्ष से करेंगे मुलाकात। मॉरिशस में स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुए अहम समझौते। ईरान अमेरिका के बीच आज से शांति वार्ता। अमेरिकी विदेश मंत्री जेडी वेंस पहुंचे इस्लामाबाद। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ होगी बातचीत। वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अमेरिका हर हाल में खोलेगा होर्मुज का रास्ता। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पूर्व चैंपियन थाईलैंड के कुनलावत विदितसन पर चला भारत के आयुष का वार। 3 गेम की जंग में टॉप सीड कुनालवृत हुए ढेर। फाइनल में अब युवा आयुष की कोच पर नजर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस समय विधानसभा चुनावों के दंगल से जुड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के कटवा में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। भाजपा बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर लेके जाएगी। टीएमसी के 15 साल के राज में राज्य में फैले भय का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। बीजेपी सरकार में ऐसे हर अपराधों को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी। साथियों, टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भयभीत रखा है, भय दिया है। ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। टीएमसी के भय से मुक्त और बीजेपी के भरोसे से युक्त बंगाल हमें बना के रहना है। पीएम ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की जन कल्याण परियोजनाओं का लाभ बंगाल की जनता तक नहीं पहुंचने दिया। टीएमसी सरकार ने यहां केंद्र की कितनी ही योजनाओं पर ब्रेक लगा रखा है। यहां बीजेपी सरकार बनते ही केंद्र सरकार के हर स्कीम का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसलिए मैं आज गारंटी देता हूं, 4 मई के बाद जब यहां बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो पहली कैबिनेट बैठक में ही पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। बर्धमान सहित पूरे बंगाल के लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके बाद पीएम मोदी जंगीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और तीसरी सभा दोपहर 3 बजे दक्षिण दिनाजपुर में होगी।
और साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह बांकुड़ा जिले की ओंडा विधानसभा के रामसागर अंचल ग्राउंड में अपनी पहली जनसभा करेंगे। इसके बाद वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह बांकुड़ा की ही छतना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे। वहीं अपनी तीसरी चुनावी रैली के लिए अमित शाह पुरुलिया जिले का रुख करेंगे, जहां बांकमुंडी विधानसभा क्षेत्र के कुशालडीह क्रिकेट मैदान में वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तमाम दिग्गज आज बंगाल के रण में जनता को लुभाने पहुंच रहे हैं। साथ ही बात करें तमिलनाडु की, तो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार में सभी प्रमुख दल पूरी ताकत के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन और मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक नीत गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं नवगठित टीवीके के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी है। सभी दलों के स्टार प्रचारक विकास, रोजगार, सामाजिक कल्याण योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। रैलियों और रोड शो के जरिए नेता जनता का दल जीतने की कोशिश में जुटे हैं और इस बार चुनाव में युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम करने में जुटा है। तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में टीवी के उम्मीदवार आधव अर्जुन ने चेन्नई के विल्ली वाक्कम में घर घर जाकर जनसंपर्क किया और जनता का समर्थन मांगा। तो तमिलनाडु में भी जिस तरह से विधानसभा चुनावों का प्रचार जोरों पर है, आइए ग्राउंड जीरो से रुक करते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त चेन्नई में मौजूद हैं, निशांत राय। रुक करते हैं निशांत का। जिस तरह से इस वक्त तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में है, रैलियों का रेला साफ तौर पर नजर आ रहा है। सभी कोशिश में है कि जनता का समर्थन मांगे और जनता को अपने पक्ष में वोट करने की बात कहें। यहां पर दावों और वादों का दौर इस वक्त जारी है। बहुत जल्द, बहुत कम समय बचा है वोटिंग में। ऐसे में तमाम दिग्गज, तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक इस वक्त मैदान में हैं। जहां पर चेन्नई में बात करें मौसम का, तो उसका पारा भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा है। निशांत राय का रुख कर लेते हैं। निशांत, सबसे पहला सवाल यही, जिस तरह से इस वक्त रैलियों का रेला जारी है, जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार प्रचारक को मैदान में उतारी हुई है, अगर चुनावी घमासान की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त किस तरह से चुनावी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस गठबंधन और बाकी जो राजनीतिक दल है वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ डीएमके और बीजेपी नजर आ रही है। बड़ी बात है कि अगर डीएमके और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो अभी तक एक सहमति, आम सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन नेताओं ने एक साथ मंच साझा करने की शुरुआत नहीं की है। वहीं अगर बीजेपी और एआईएडीएमके की बात करें, या मंच भी साथ में साझा हो रहे हैं और तो यहां पर जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी ताकत झोंक दी है यहां पर मैदान में, ऐसे में कांटे की टक्कर मानी जा रही है कई सीटों पर। और आइए सीधे रुक करेंगे, यहां पर इस वक्त अमित शाह एक बांकुड़ा में रैली जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं। दीदी ने सीमेंट लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना है। पंखा लेना है, सिंडिकेट बीच में आती है। ईंटा लेना है, सिंडिकेट बीच में आता है। बालू लेना है, सिंडिकेट आना है। सिंडिकेट बंगाल की जनता का खून चूसने का ममता और भतीजे का शासन बना हुआ है। मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, ओंडा विष्णुपुर वालों, एक बार ममता को उखाड़कर भाजपा की सरकार बनाओ। सिंडिकेट को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम
हम करेंगे। भाइयों बहनों, 15 साल तक बांकुरा की जो उपेक्षा करी है, इसका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। यहां से नौजवानों को पलायन करना पड़ा, किसानों को अपनी उपज का दाम नहीं मिलता। यहां के आलू किसान 20 रुपया किलो से ज्यादा रेट से आलू जाना चाहिए, 2 रुपया भी नहीं मिलता। दीदी का अहंकार कि हमारा आलू हम झारखंड ओडिशा नहीं भेजेंगे, इसके कारण पूरे बंगाल के आलू किसान आज परेशान है। भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, विष्णुपुर वालों को भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही उसी दिन बंगाल का आलू ओडिशा, झारखंड और पूरे भारत में जाएगा। हमारे आलू किसानों को उसका दाम मिलना चाहिए और हम यही विष्णुपुर में आलू के बीज अच्छे बनाने का संयंत्र भारत सरकार की कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री डालेगी। अब आलू के किसानों को अपना बीज पंजाब से नहीं लाना पड़ेगा, वो हमारे विष्णुपुर में ही बनेगा और विष्णुपुर के आलू पूरे भारत में जाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। भाइयों बहनों, ये टीएमसी की सरकार ने महिलाओं की गरिमा का रक्षा नहीं किया। मैं बाद में इस विषय पर आता हूं, मगर ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप महिला मुख्यमंत्री हो और बंगाल में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी। भाइयों बहनों, निकुंजपुर ग्राम पंचायत में 300 बीघा जमीन नदी के कटाव में बह गई। ममता दीदी के माथे पर जू नहीं रहती। टीएमसी के संरक्षण में चल रहे अवैध बालू खनन के कारण धरती की छाती छलनी हो रही है। ममता दीदी के माथे पर जू नहीं रेखती। भाइयों बहनों, ये हीरक रानी जो है ना, हीरक रानी, जानते हो ना हीरक रानी को? अरे जोर से बोलो, जानते हो ना? कौन है हीरक रानी? जरा जोर से बोलो, कौन है हीरक रानी? ये हीरक रानी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। टाटा बाय बाय कहने। यहाँ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ना डॉक्टर है ना नर्स है। मरीजों के पास से इनके गुंडे टोल टैक्स वसूल रहे हैं। सस्ता अनाज मोदी जी भेज रहे हैं, 5 किलो चावल मुफ्त भेज रहे हैं, और ये उसमें भी 1 किलो चावल निकाल रहे हैं। ममता, शर्म करो, शर्म करो। गरीब बच्चे का चावल तेरे टोल टैक्स वाले उगा रहे हैं। मगर मैं कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, हम यहाँ पर थंब इम्प्रेशन की सिस्टम को एक्टिव कर कर आपका 1 ग्राम भी चावल ममता के गुंडों के हाथ में नहीं जाने देंगे। भाइयों, तो किसानों को दाम नहीं, युवाओं को नौकरी नहीं। गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल में जनसभा और रैली को संबोधन, और यहां पर तीखा निशाना ममता बनर्जी पर। और आइए इस वक्त चेन्नई में यानी कि तमिलनाडु में जिस तरह से विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां चल रही हैं, उसका जायजा लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। निशांत, हम देख रहे हैं रैलियों का रेला और लगातार यहाँ पर तमिलनाडु विधानसभा में राजनीतिक पारा बढ़ रहा है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में छाए हुए हैं और जिसको लेकर वोटर्स अपना मूड बना रहे हैं वोट करने के लिए?
देखिए, पहले पॉलिटिकल पार्टीज क्या मुद्दे बना रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। अगर डीएमके की बात करें, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, तो अपने विकास कार्यों की बात ना करके दिल्ली को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, खासकर ये डीएमके और बीजेपी के गठबंधन को लेकर मुद्दा बन रही है, और साथ ही भाषीय पॉलिटिक्स पर डीएमके अपनी बात कह रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीधे पर जो है इस पूरे मामले में सत्ता विपक्ष में एआईडीएमके और बीजेपी की बात करें तो ये डीएमके के परिवारवाद को, भ्रष्टाचार को और सरकारी योजनाओं की विफलता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जनता की बात की जाए तो जनता लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा मुद्दा तमिलनाडु में मान रही है। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठे और अम्मा के कार्यकाल में खासकर महिला सुरक्षा सबसे प्रायोरिटी पर थी, और इस बार महिला सुरक्षा महिलाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा बना है, जो हम तमिलनाडु के तमाम जिलों में घूमते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम एक बड़ा मुद्दा है, और मैं 2 दिन से ऊटी में था, और ऊटी की अगर बात की जाए तो ऊटी में सबसे बड़ा मुद्दा टूरिज्म सेक्टर को लेकर है कि टूरिज्म सेक्टर को लेकर काम नहीं हुआ है। जो हाईवे बन रहा है कई सालों से उसका काम चल रहा है, और लगातार ऊटी और इसके आसपास के जो इलाके हैं, जो एक तमिलनाडु को एक पहले पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा खासा आर्थिक मदद देते हैं, सभी रोड के कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह से परेशान है। बिल्कुल निशांत, यहाँ पर भाजपा ने भी अपने मिशन साउथ के चलते काफी ज्यादा मेहनत करी ग्राउंड जीरो पर। कहीं ना कहीं ये जो मेहनत है वो तमिलनाडु की कई सीटों पर मुकाबला काफी रोचक बना रही है, त्रिकोणीय बना रही है। देखिए, बिल्कुल ये मेहनत तमिलनाडु की, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा एआईडीएमके के गठबंधन में जिस तरीके से मेहनत कर रही है और जिस तरीके से दोनों एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो पीयूष गोयल लगातार तमिलनाडु में मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रभारी हैं संगठन के अरविंद मेनन, वो तमिलनाडु में लगातार मौजूद हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भविष्य में तमिलनाडु का दौरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ एआईडीएमके की तरफ से ईपीएस और उनके बाकी वरिष्ठ साथी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि 27 सीटों पर भाजपा लड़ रही है। पिछली बार 4 सीटें थी और 11% के आसपास भाजपा ने मत प्रतिशत हासिल किए थे, लेकिन इस बार भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ता हुआ उम्मीद जो है भाजपा कर रही है। और भाजपा को उम्मीद है, जो हमारी भाजपा के नेताओं से बात हुई थी, चाहे केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन की बात की जाए, वानिथी श्रीनिवासन की बात की जाए या अन्नामलाई की बात की जाए, तीनों का एक दावा है कि इस बार हम डबल डिजिट में तमिलनाडु में आ रहे हैं और एनडीए जो है वो 200 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि भाजपा फिलहाल तमिलनाडु में कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ अगर डीएमके की बात करें तो उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में जो हमने काम किए हैं, जनता हमें एक बार फिर मौका देगी। बिल्कुल निशांत, यहाँ पर बात हो जाए तमिलनाडु की तो जो स्टार पावर है वो भी खासा सुर्खियों में रहता है। अब रियल लाइफ के हीरो यहाँ पर रियल में यानी कि असल जिंदगी में उतर के आ रहे हैं, और उसको लेकर किस तरह से इस वक्त हलचल है, क्योंकि विजय ने जिस तरह से शुरुआत में काफी आलोचना सही, एक बार फिर वो लोगों के बीच है, जनता के बीच में है। ऐसे में कैसे जो ये अलायंस वाली राजनीति है उसके लिए भी धरपकड़ और खींचतान शुरू हो गई है? देखिए, जहां तक विजय की बात है तो एमजीआर के बाद जयललिता, जयललिता के बाद विजयकांत, विजयकांत के बाद सिमोन, सिमोन के बाद रजनीकांत, कमल हसन और अब विजय तमिलनाडु की सियासत में आए हैं। और ये कहा जा सकता है कि विजय के आने के बाद से खासकर जेनजी वोटर्स जो है, और तमिलनाडु में एक बड़ी खास बात है कि हर एक्टर का अपना एक फैन क्लब होता है। उस फैन क्लब में बड़ी संख्या में लोग जुड़े होते हैं, और विजय का सबसे ज्यादा जो भरोसा है, विजय का जो फैन क्लब है उसको लेकर उस पर भरोसा है। और तमाम जगह हम देख रहे हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो विजय की रैलियों में अत्यधिक भीड़ आ रही है। लेकिन किसी भी चुनाव को रैलियों से आंकना गलत होता है, क्योंकि रैलियों में भीड़ बहुत ज्यादा आती है, लेकिन वो वोटर में कब तब्दील होते हैं। और खासकर जेनजी की बात की जाए, क्या वो घरों से निकलकर वोट करेंगे? और अगर विजय 5% से ज्यादा यहाँ पर वोट हासिल कर पाते हैं इन चुनाव में, तो वो जाहिर सी बात है कि सत्तारूढ़ डीएमके का खेल बिगाड़ेंगे, और डीएमके भी इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रही है। तो वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें आईडीएमके और बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं विजय का एक तरीके से आना इनके लिए भी थोड़ा नुकसानदायक है, लेकिन ज्यादा नुकसानदायक डीएमके के लिए लग रहा है। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि विजय की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। हालांकि जब उनकी रैली में स्टैम्पेड हुआ था तो उनकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु पुलिस ने कार्रवाई की, विजय को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया गया, तो उनके साथ एक जेनजी का एक सिंपैथी भी काफी बड़ी संख्या में गई। जिसके बाद हमने देखा कि विजय ने जो रैलियां की वहां पर बड़ी संख्या में युवा मतदाता पहुंचे और युवा पहुंचे। लेकिन सारा सवाल यही है
कि क्या जेएनजी घरों से निकलकर वोट करेंगे और विजय का वोट प्रतिशत कितना होता है। अगर विजय 5% से अधिक वोट लाने में कामयाब रहे तो आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और वो मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है निशांत। फिलहाल अगर जानना चाहें कि तो आज का और अगले 1-2 दिन का क्या कुछ लाइन अप है, किस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टार प्रचारक इस वक्त मैदान में हैं, कैसे उनकी रैलियों का रेला नजर आएगा इस वक्त, कौन कौन उतर रहे हैं मैदान में जनता को लुभाने के लिए? देखिए, अगर बात की जाए सीधे तौर पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन लगातार दौरे कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से बात की जाए तो पीयूष गोयल, अरविंद मेनन, सुधाकर रेड्डी केंद्रीय नेतृत्व में और तमाम राज्यों के अब एक एक मुख्यमंत्री, चाहे मदुरई की बात करें, देवेंद्र फडणवीस कुछ दिन पहले आए थे, और अब धीरे धीरे केरल और बाकी चुनाव के बाद तमिलनाडु में बीजेपी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। एआईडीएमके की बात करें तो ईपीएस में पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा तमाम जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो भी अपने स्तर से प्रचार प्रसार में लगे हैं। विजय लगातार प्रचार कर रहे हैं। अब तमिलनाडु की जो सियासत है, खासकर 23 तारीख को यहाँ पोलिंग होनी है, उसको लेकर पूरी तरीके से राजनीतिक दल अपना ताकत लगा रहे हैं। जो नजर है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो की तरफ है, क्योंकि अभी तक तमिलनाडु में बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं आया, कांग्रेस का आ गया, डीएमके का आया, एआईडीएमके का आया है। तो लोगों की जो नजर है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर है और बहुत जल्द बीजेपी भी तमिलनाडु को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। फिलहाल यहाँ पर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं काफी तेज हो चली हैं और देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु के नतीजे क्या होते हैं। लेकिन हम लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं जहां पर जनता से बात हो रही है। हर विधानसभा के अपने अलग अलग मुद्दे हैं और राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हर विधानसभा के हिसाब से ये किस तरीके से एड्रेस कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस वक्त चुनावों के प्रचार में। खबर असम से है। असम के श्रीभूमि स्थित बेबीलैंड हाई इंग्लिश स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। जिला आयुक्त प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि पुलिस सुरक्षा और प्रशासन की निगरानी में मतदान शांतिपूर्वक जारी है। उन्होंने कहा कि पहले मतदान बाधित होने के कारण चुनाव आयोग ने यहां दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया। तो असम श्रीभूमि में पोलिंग स्टेशन पर पुनर्मतदान, ये तस्वीरें वहां पर हैं। कड़ी सुरक्षा में मतदान दोबारा कराया जा रहा है। जो पहले हुआ था वो मतदान बाधित हुआ था, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया। शांतिप्रिय रूप से चल रहा है, जैसा आप लोगों ने देखा ही है, और बहुत शांतिप्रिय रूप से पूरा वोटिंग का प्रोसेस पूरी पुलिस सुरक्षा में और ऑफिशियल्स के निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है। और आशा भी यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से एकदम कड़ी सुरक्षा में मतदान संपन्न होगा। दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट देयर वाज विटिएशन ऑफ पोल प्रोसेस। पोल प्रोसेस को बाधित किया गया था, इसकी वजह से कमीशन को लगा कि यहाँ पे फ्रेश पोल की आवश्यकता है, इसलिए फ्रेश पोल कंडक्ट किया जा रहा है। खबर केरला से। केरलम विधानसभा चुनाव के बाद कन्नूर जिले के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा की घटनाओं ने राज्य को तंग कर दिया। मतदान के एक दिन बाद पय्यानूर और अन्य क्षेत्रों में अज्ञात हमलावरों ने कई घरों और कार्यालयों पर हमला किया। पय्यानूर निर्वाचन क्षेत्र में टी पुरुषोत्तमन के घर पर हमला किया गया। पुरुषोत्तमन ने कन्नूर में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। पुरुषोत्तमन माकपा के बागी उम्मीदवार हैं। हमलावरों ने ये मानते हुए उनके घर की खिड़कियां तोड़ी और पोर्च पर खड़ी उनकी कार में आग लगा दी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि पुरुषोत्तम पूर्व सीपीएम नेता और यूडीएफ समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार वी कुन्नी कृष्णन के लिए काम करते थे। एक और घटना में कांग्रेस समर्थक रेखा के घर की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि उसने कुन्नी कृष्णन के चुनावी ग्राफिटी को दीवार पर पेंट करने की अनुमति दी थी। इन योजनाओं की कड़ी में कन्नूर के मयिल में आईयूएमएल कार्यालय पर भी हमला हुआ, जिससे एक समूह ने तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। यूडीएफ के जिला नेतृत्व में इन हमलों के लिए सत्ताधारी माकपा को जिम्मेदार ठहराया गया है। और पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। तृणमूल सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के आवास पर आज ईडी की टीम पहुंची, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई। प्राथमिक शिक्षा भर्ती घोटाले के मामले में 23 जुलाई 2022 को पार्थ चैटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मामले में पार्थ 3 साल तक जेल में भी रहे। हाल ही में स्कूल सर्विस कमीशन की भर्ती घोटाला मामले में उन्हें फिर से तलब किया गया।
वे पेशी से बचते रहे, जिसके कारण पूछताछ के लिए ईडी पार्थ के घर पहुंची। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पार्थ चैटर्जी को कई बार पूछताछ के लिए समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने बीमारी का हवाला देकर पेश होने से परहेज किया। बार बार समन के बावजूद सहयोग न मिलने के कारण ईडी ने सीधे उनके घर पहुंचकर पूछताछ करने का फैसला किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। और आज देश महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जन्म जयंती मना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित संसद भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा फुले को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे महात्मा फुले ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की, जिसने भारतीय समाज में व्यापक बदलाव की नींव रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी महात्मा ज्योतिराव फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर समानता, न्याय और शिक्षा के आदर्शों के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले दूरदर्शी समाज सुधारक को श्रद्धांजलि। वे महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों के प्रबल समर्थक और अग्रदूत भी थे। उनके प्रयासों से शिक्षा सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनी। इस वर्ष हम उनकी 200वीं जयंती वर्ष के शुभारंभ का भी स्मरण कर रहे हैं। उनके विचार समाज की प्रगति के पथ पर हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर याद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, महान समाज सुधारक एवं शिक्षाविद महात्मा ज्योतिबा फुले जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। ज्योतिबा फुले जी शिक्षा को समाज सुधार का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किए तथा सत्य शोधक समाज की स्थापना कर समाज में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि महात्मा फुले की 200वीं जयंती देश भर में मनाई जाएगी। इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संसद भवन परिसर में एक समारोह का आयोजन सुनिश्चित किया है। ये कहना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार का, जिन्होंने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि महात्मा फुले की जयंती साल भर मनाकर हम उन्हें याद कर रहे हैं। वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से की विशेष बातचीत। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति समेत अनेक गणमान्य
लोग जो हैं वो शामिल हुए और ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। हमारे साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं। सर, कैसे देखते हैं 200वीं जयंती महात्मा फुले की और संसद भवन परिसर में पहली बार कार्यक्रम आयोजित हुआ? पूरे देशवासियों के लिए आज बड़ा ही पावन और गौरव का दिवस है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने ऐसे विपरीत समय में समाज में गरीबों को, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए, समानता के साथ में उनके साथ में व्यवहार किया जाए, हर एक को जो है ना गरिमा सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले, उन्होंने संघर्ष करते हुए अपना पूरा जीवन समाज के सबसे आखिरी पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को देश में उचित सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें भी उचित सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। ये उसी दिशा में प्रयास है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया था। उसके बाद देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 200वीं जयंती 15 अगस्त पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था कि इस वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती है और 200वीं जयंती का आयोजन पूरे देश में गरिमा के साथ में किया जाए, भव्य तरीके से किया जाए, केवल एक स्थान पर नहीं, और वर्ष भर लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी है गतिविधियां पूरे देश में चलाई जाएं। ये कार्यक्रम संसद में जो शुरू हुआ है ये अब अनवरत हर एक साल चलेगा? हाँ, ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम ये लगातार भी चलेगा और इस वर्ष पूरे वर्ष भर जो है ना देश के विभिन्न स्थानों पर ये ये अनवरत रूप से चलने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, जिनका कहना है कि 200वीं जयंती महात्मा फुले की मनाई जा रही है और प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ये ऐलान किया था कि उनकी 200वीं जयंती देश भर में मनाई जाएगी और ये कार्यक्रम पूरे साल भर चलने वाला है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मॉरिशस यात्रा को बेहद सफल और विकासोन्मुखी बताया। इस उच्च स्तरीय दौरे के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को लेकर कई बड़े समझौते हुए हैं। भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति और विजन सागर के तहत मॉरिशस की प्रगति के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। यात्रा का मुख्य फोकस ग्रीन मोबिलिटी और क्षमता निर्माण के जरिए जन केंद्रित साझेदारी को मजबूत करना रहा। ग्लोबल साउथ के प्रति समर्पित भारत ने इस दौरे के माध्यम से सतत विकास के साझा लक्ष्यों पर जोर दिया। ये यात्रा दोनों देशों के बीच भविष्य के रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की नई रूपरेखा तय करेगी। आपको बता दें कि मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में यूएई पहुंच गए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर यात्रा के दौरान अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने परमाणु संबंधों को और गहरा करने और एलपीजी निर्यात की संभावनाओं को तलाशने के लिए बातचीत के साथ अमेरिका का अपना दौरा समाप्त कर लिया है। विक्रम मिस्री ने 3 दिवसीय यूएस यात्रा के दौरान अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात की। इस दौरान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने और कोयला गैसीकरण तथा एलपीजी निर्यात जैसे नए क्षेत्रों पर चर्चा की। वहीं द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार को मजबूत करने और भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी को सुदृढ़ करने के नए रास्ते तलाशने पर जोर दिया गया। इस बैठक में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गेई गोर भी मौजूद थे। अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि अमेरिका भारत ऊर्जा सहयोग के भविष्य पर चर्चा करने में बहुत आनंद आया। साथ ही नागरिक परमाणु ऊर्जा पर भी सहयोग की भी बात कही। बता दें कि इससे पहले मिस्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा, वाणिज्य और राज्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। और आइए अब बात करते हैं अमेरिका, ईरान और इजराइल में चल रहे संघर्ष के बाद युद्ध विराम की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गया है। ये दौरा एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ संभावित युद्ध विराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता के लिए किया जा रहा है। इससे पहले ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा था।
इस वार्ता में ईरान की ओर से अहम शर्तों में लेबनान में युद्ध विराम लागू करना और ईरान की जब्त हुई संपत्तियों की बहाली शामिल है। वहीं अमेरिका का उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट में व्यापार और परमाणु संवर्धन जैसे अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत करना है। तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा पाकिस्तान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली निर्णायक शांति वार्ता से ठीक पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये दल इस जटिल मुद्दे का सकारात्मक हल निकालने में सक्षम होगा। He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone. The Air Force is gone. All anti-aircraft is gone. The leaders are gone. The whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve, and Jared. They have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता का नतीजा चाहे जो भी निकले, अमेरिका हर हाल में होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खोलेगा। अमेरिका की योजना अब बिना किसी देरी के खाड़ी के इस सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग को तेजी से बहाल करने की है। Strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. और डॉक्टर राजन कुमार स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त खास चर्चा के लिए कि इस वक्त डॉक्टर राजन कुमार बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही, जिस तरह से इस्लामाबाद में अमेरिकी दल पहुंच चुका है, तस्वीरें हम सब ने देखी और साथ ही सुना कि लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ रहा है, धमकी भी कह सकते हैं उसको, चेतावनी कह सकते हैं, ऐसे में इस वार्ता को लेकर क्या कुछ उम्मीद की जाए? मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, बहुत सारी उम्मीदें बताई जा रही हैं और खासकर पूरा विश्व चूंकि इसमें परेशान था, तो उम्मीदें हैं और जिस ढंग से प्रेसिडेंट दावा कर रहे हैं और जिस ढंग की बातें कर रहे हैं, तो दो बातें समझ में आ रही हैं। पहला तो ट्रंप धमकी भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यह सीज फायर नहीं हुआ या जो बातचीत हो रही है यह अगर सफल नहीं हुआ तो उसके परिणाम काफ़ी खराब हो सकते हैं ईरान के लिए। तो मुझे लगता है ये धमकी है और इसको उससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। सवाल है कि अभी जो बातचीत होने वाले हैं वहाँ पे सक्सेस के पहला तो यह कि क्या क्या इश्यूज हैं और दूसरा कि क्या क्या इसके नतीजे निकल सकते हैं। तो पहले बता दूं कि इसमें कई मुद्दे हैं, काफ़ी जटिल मुद्दे हैं मैं बता दूं, और चूंकि अलग अलग जो साइट्स हैं वो उनके क्लेम्स अलग अलग हैं, उनके डिमांड्स अलग अलग हैं और उनको उन पे एक तरह से निर्णय निकालना बहुत ही मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए। तो हमें अभी पहली मीटिंग में बहुत सारी उम्मीदें तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कि क्या क्या मुद्दे हैं। अगर मैं अमेरिका की तरफ से बात करूं तो अमेरिका के हिसाब से दो सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। बाकी तो आप बोल सकते हैं कि नॉइज़ है और बहुत सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं, लेकिन दो चीज़ें अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट को कैसे खोला जाए, और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और ट्रंप अपनी जनता को, जो कि उनके विरोध में हो गया अमेरिका में भी, उनको बता सकते हैं कि हमने किसी ढंग से खुलवा लिया। दूसरा, उनको विक्ट्री क्लेम करने के लिए एक और आवश्यकता होगी, वह यह है कि जो न्यूक्लियर इशू है जिसमें कि जो फिसाइल मटेरियल है एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान के पास है, उस पे अगर कोई समझौता हो जाए कि या तो अमेरिका को दिया जाए या किसी थर्ड कंट्री को दिया जाए या उसके इंस्पेक्शन की कोई व्यवस्था की जाए, तो मेरे हिसाब से अमेरिका के दृष्टिकोण से देखूं तो ये दो प्रमुख मुद्दे हैं और इस पे अगर समझौता हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि बात आगे बढ़ सकती है। ईरान के दृष्टिकोण से बताऊं तो तीन मुद्दे हैं। पहला तो यह कि जो कोर मुद्दे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, ईरान 15 पॉइंट वहां पे रखा हुआ है, लेकिन जो कोर मुद्दे हैं उसमें सबसे प्रमुख है कि एक तो अमेरिका और इजराइल मिलकर उनके हमले बंद करें, ईरान पे हमले बंद करें। दूसरा जो मुद्दा है ईरान के दृष्टिकोण से कि इजराइल भी लेबनान पे भी वो हमला बंद करे। और तीसरा जो ईरान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चूंकि ईरान काफ़ी दिनों से सैंक्शंस में है, तो वो जो सैंक्शंस हैं उस पर किसी न किसी रूप से सैंक्शंस को हटाया जाए।
तो ईरान इन 3 मुद्दों पे टिका रहेगा। अगर अमेरिका मैं बता दूं कि बहुत ही हाई प्रोफाइल टीम है, अगर ट्रंप चाहते तो शायद वो मार्को रूबियो या जो पहले नेगोशिएट कर पा रहे थे कर रहे थे वो उनको भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा है, जेडी वैंस को भेजा है। जेडी वैंस को भेजने का मतलब यह है कि उनके स्टेक्स काफ़ी हाई हैं। अगर यह नहीं भी होता है अगर समझौता, तो आप मान के चलें कि वहाँ पे अमेरिका में काफ़ी खलबली बढ़ेगी और काफ़ी भयानक आक्रमण की संभावना भी बनेगी, क्योंकि ट्रंप भी काफ़ी निराश हो जाएंगे अगर यह बातचीत आगे नहीं होती है तो। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें बहुत सारे जो साइड्स हैं, जैसे कि इजराइल अभी पूरी तरह से बिल्कुल, लेबनान इजराइल पे की जो भूमिका है उसको लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। और जब लेबनान पे हमले जारी है डॉक्टर कुमार, ऐसे में ईरान भी उन जो प्रस्तावित जो शर्तें थी आपकी 10 सूत्री, उसका भी, उसके खंडन की भी बात लगातार कर रहा है कि जो कहा गया था, जिस पे सहमति हुई थी उस युद्ध विराम पर, उसको माना नहीं जा रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट भी अभी तक खुला नहीं है, माइंस बिछाने की बात हो रही है कि कहीं पे माइंस बिछ गई, तो ऐसे में पूरी तरह से मैं नहीं खोल पाऊंगा। तो ऐसे में ये जो शांति वार्ता और जो युद्ध विराम दोनों ही बहुत ही अटके हुए से नजर आ रहे हैं साफ तौर पर, कि किसी भी वक्त इस आशंका और संभावनाओं के साथ पूरा विश्व इसको देख रहा है। ऐसे में किस तरह से क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर, जो कि एक अहम एजेंडा है इस शांति वार्ता का, वो यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आएगी, जो एक अहम मुद्दा है इस शांति वार्ता जिसके लिए जेडी वेंस पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मैं बता दूं कि इजराइल नहीं चाहता है अभी वहां पे कि पाकिस्तान कोई रोल प्ले करे, और इस ढंग का कोई भी एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाए जिसमें कि इजराइल लेबनान पे हमला नहीं कर सके, लेबनान या दूसरे जो प्रॉक्सीज हैं उस पे हमला नहीं करे। यह एक बातचीत का बहुत मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन इजराइल को लगता है कि एक तो कि पाकिस्तान न्यूट्रल पार्टी नहीं है। पाकिस्तान का आप जानते हैं कि सऊदी अरब के साथ उनके डिफेंस पैक्ट्स हैं, कुछ दिन पहले लास्ट ईयर हुआ था, और वैसे में पाकिस्तान को एक न्यूट्रल पार्टी के रूप में नहीं देखा जा रहा है। फिर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर इत्यादि का स्टेटमेंट ट्वीट के माध्यम से आया था, उसके कारण से भी इजराइल काफ़ी नाराज चल रहा है। और इजराइल को लगता है कि अगर यह इस समय अगर डील होता है, तो मुझे लगता है कि इजराइल और नेतन्याहू की पॉलिसी थोड़ी सी रीजन में वीक हो जाएगी। उसका कारण क्या है मैं बता दूं, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये सारे देश, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ये सब अगर एक निगोशिएटिंग फोरम भी साथ आ रहे हैं, तो वैसे में जो इजराइल का जो एक क्षेत्रीय प्रभाव है उस पर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। इसलिए इजराइल अभी पाकिस्तान के माध्यम से ये निगोशिएशन नहीं चाहता, और इजराइल कभी नहीं चाहता है कि उसको लेबनान पे आक्रमण के लिए रोक लगाया जाए। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इजराइल की पॉलिसी है वो अमेरिका की पॉलिसी से थोड़ा अलग है। अमेरिका वहां से अभी निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, मैं बता दूं। वहां उनको लगता है कि उस दलदल में वो फंसते जा रहे हैं, और चूंकि जेडी वांस एक हमेशा एक तो कि जेडी वांस का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आप जानते हैं, उसमें वो माने जाते हैं कि वो एक तरह से सॉफ्ट लाइनर हैं, यानी कि उस ढंग के सपोर्ट नहीं करते हैं कि उनकी मिलिट्री को दूसरे जगह वेस्ट एशिया में भेजा जाए। और ये पहले भी कैंपेन के दरमियान इसका उन्होंने विरोध किया था, और उनको अगले प्रेसिडेंट के रूप में, एक कैंडिडेट के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वैसे में वो चाहते हैं कि वहाँ पे डील हो जाए, जिससे कि अमेरिका को वहाँ पे फूड सोल यानी कि उसके ग्राउंड फोर्सेस भेजने की आवश्यकता नहीं हो। और ये जेडी वैंस की पॉलिसी है। और ट्रंप की पॉलिसी है कि जल्दी से वहाँ पे कैसे एक तरह से निगोशिएशन हो, जिससे कि वो अपना विक्ट्री क्लेम कर पाए न्यूक्लियर इशू को लेके, और हॉर्मुज को हमने खुलवा दिया इस इशू को लेके। तो ये सारे जटिल मुद्दे हैं जिसपे कि मुझे लगता है कि बातचीत की संभावना है। ईरान यह भी बोल रहा है कि हॉर्मुज को वह तभी खोलेगा जब वो बोल रहा है कि एक ओमान और ईरान की आर्मी होगी, और कुछ उनको जो शिप्स वहाँ से जाते हैं उनको वहाँ पे कुछ रेवेन्यू यानी टैक्स तरह का कुछ भी पे करना पड़ेगा, टैरिफ पे करना पड़ेगा। इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका या कोई भी जो पश्चिमी देश हैं वो मानने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस पे अभी निगोशिएशन होना बाकी है। अमेरिका यह भी चाहता है, मैं बता दूं, क्योंकि अमेरिका में एक जो उनकी पॉलिसी है उसमें हमेशा एक इकोनॉमिक फैक्टर जरूर दिखेगा। तो ट्रंप यह भी चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका मिलकर हॉर्मुज को मैनेज करे, और कुछ अगर रेवेन्यू की भी बात हो, रेवेन्यू जनरेशन की बात हो, तो इन दोनों देशों के पास हो। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसपे कि अभी बातचीत होने हैं। लेकिन हॉर्मुज का मुद्दा बहुत बड़ा है, लेबनान का मुद्दा बड़ा है, और न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है, और ईरान के हिसाब से सैंक्शन का मुद्दा सबसे बड़ा है। बिल्कुल, तो ऐसे में लगातार यही सवाल उठ रहा है डॉक्टर कुमार कि क्या युद्ध विराम टूटेगा, क्योंकि अभी भी जिस तरह से मोड ऑफ कंटेंशंस बने हुए हैं, बीच में कल चीन की भी एंट्री हुई थी जिसमें उसने भी अपनी बात कही थी। ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि कैसे एक बीच का रास्ता निकल कर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक सैन्य संघर्ष शुरू हुआ था पूरे विश्व के लिए एक ऊर्जा संकट बन गया, और अभी भी उसको लेकर चिंता की लकीरें वहीं की वहीं बनी हुई हैं।
जी बिल्कुल। देखिए इसमें अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये बातचीत हो पाए कि नहीं। यह ज़रूर है कि ईरान भी चाहता है कि युद्ध विराम हो और क्योंकि जिस ढंग के अटैक्स हो सकते हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से तो वो ईरान की काफ़ी क्षति हो सकती है। तो ईरान भी नहीं चाहता है कि युद्ध बढ़े या उन पे अटैक होता रहे। लेकिन अमेरिका भी नहीं चाहता है। एक जो इज़राइल है वो जिस ढंग की स्ट्रैटेजी है अमेरिका को उसको लेके वो एग्री नहीं कर रहा है। तो अभी भी आपने देखा कि कल भी आक्रमण हुए हैं, लेबनान पे हमले हुए हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसमें यह भी बोला जा रहा है कि ट्रंप की टीम ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इज़राइल पे एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है। उन्होंने लेबनान इश्यू को लेके भी नेतन्याहू से बातचीत हुई है कि अभी हमला को वहाँ पे लेबनान रोक पे दिया हमला जाए। नहीं करे और उस पे भी बातचीत के लिए इज़राइल तैयार हो जाए। और इज़राइल वहाँ पे अमेरिका के बिना वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, यह मैं बता के चलूँ। बहुत ही पावरफुल एक कंट्री है लेकिन अमेरिका के सपोर्ट के बिना वेस्ट एशिया में इज़राइल वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। तो इज़राइल पे भी दबाव है कि इस बातचीत को माने। लेकिन जहाँ तक मैं एनर्जी प्राइसेस इत्यादि की बात कर दूँ तो अभी जिस ढंग की पॉलिसी, जिस ढंग के नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें एनर्जी प्राइसेस काफ़ी लंबे समय तक नॉर्मलाइज, जो हमने देखा था कि पहले 60 पर बैरल के $60 पर बैरल का जो रेट था उस पे तो अभी कुछ महीनों तक ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं एक तो कि हॉर्मुज़ को खोलने में टाइम लगेगा। अभी जो हॉर्मुज़ में यह भी हो सकता है कि जो माइंस इत्यादि जो ईरान ने बिछाया होगा उसको हटाने में समय लगेगा। उसके बाद अगर ट्रेड पूरी तरह से बहाल भी होता है तो अगर ये देश सारे टैक्स इत्यादि लगाने की कोशिश करते हैं शिप्स पे या प्राइस तो उससे प्राइस बढ़ेगा और फिर एनर्जी प्राइसेस इस ढंग से नॉर्मलाइज नहीं हो जाएंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं एनर्जी के पूरे विश्व में उनका मानना है कि इसमें 4 से 6 महीने लगेंगे। अब अगर यह युद्ध वार्ता सक्सेसफुल हुआ तो, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सच तो यह बिल्कुल। है कि जिस ढंग से हमले हो रहे हैं वैसे में पाकिस्तान का भी काफ़ी स्टेक है और पाकिस्तान अगर यह सक्सेसफुल नहीं होता है तो पाकिस्तान, लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान पे काफ़ी दबाव है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से उलझा हुआ है। पाकिस्तान में जो ईरान के साथ भी उसके अच्छे रिलेशन नहीं है। उसने भी और अभी ये निगोशिएट करने की कोशिश करे तो अमेरिका के करीब जा रहा है जिससे कि ईरान में भी नाराजगी है। ईरान में भी 2 फैक्शंस है मैं बता दूं। अभी जो कालिबाफी जो कि स्पीकर इस डेलीगेशन को जो लीड कर रहे हैं उनके बारे में बोला जा रहा है कि वो एक अभी तक अमेरिका से निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को एक सुप्रीम लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ के जो कंजर्वेटिव एलिमेंट हैं वह भी नाराज हो सकते हैं और उनकी नाराजगी बढ़ सकती है। इस ढंग के भी सस्पिशंस वहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऐसे में काफ़ी जटिल समस्या है। देखिए वेस्ट एशिया की समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता, मैं बता दूं। अगर यह निगोशिएशन में यह हो पाए कि सीज फायर को कुछ और दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है या बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और अटैक नहीं होगा तो यही मेरे लिए हमारे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इस शांति वार्ता की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा के लिए। तो अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंचा है शांति वार्ता के लिए, लेकिन जिस तरह से अभी भी आशंकाएं और संभावनाओं का बाजार गर्म है और सवाल यही है लगातार कि क्या टूट जाएगा युद्ध विराम अगर किसी तरह का कंसेंसस, सहमति नहीं बनती है तमाम स्टेक होल्डर्स के बीच। फिलहाल वहीं लेबनान और इजराइल की बात करें तो दोनों के बीच जारी भीषण संघर्ष को रोकने के लिए अगले मंगलवार को वॉशिंगटन में एक निर्णायक बैठक होगी। लेबनानी राष्ट्रपति कार्यालय ने आधिकारिक पुष्टि की है कि अमेरिकी विदेश विभाग की मध्यस्थता में दोनों देश अब संघर्ष विराम की शर्तों पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण वार्ता की रूपरेखा शुक्रवार शाम को लेबनान, इजराइल और अमेरिका के राजदूतों के बीच त्रिपक्षीय फोन कॉल के दौरान तय की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा तत्काल सीज फायर की घोषणा करना और भविष्य की शांति वार्ताओं के लिए समय सीमा निर्धारित करना है। पिछले कई महीनों से जारी सीमा पार संघर्ष के बाद इसे कूटनीतिक स्तर पर बड़ी सफलता माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आज के दिन की पूर्वी बर्धमान काठुआ में पहली रैली में पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनके साथ लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है और साथ ही पीएम ने बताया कि भीड़ के रुख से बंगाल की हवा साफ दिख रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11 साढ़े 11 बजे और मेरी ये आज के दिन की पहली सभा सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें
ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। तो रैली में तो लोगों की भीड़ और लोगों का हुजूम हम सब ने देखा। ये रैली से पहले की तस्वीरें और शोर प्रधानमंत्री ने कैप्चर किया है और इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को पोस्ट किया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में 1 अप्रैल से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण के दौरान अब तक 5.72 लाख से अधिक परिवारों ने स्वगणना यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन सुविधा का लाभ उठाया है। गृह मंत्रालय के उप महानिदेशक विश्वजीत कुमार दास ने डीडी न्यूज को बताया कि ये जनगणना की डिजिटल पहल में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है जहां 16 अप्रैल से भौतिक मकान सूचीकरण और मकान की गणना शुरू। इस बार हम एक स्वगणना का भी प्रोविजन रखा है। तो स्वगणना जो हम फेज 1 का काम अभी शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, इसमें 9 स्टेट्स यूटी में स्वगणना का काम चल रहा है। तो स्वगणना के लिए हमारा एक पोर्टल है sc.census.gov.in। इसमें आपको आना पड़ेगा। आने के बाद हम देखेंगे उसमें बहुत सारे प्रावधान है। एससी पीरियड दिया है कौन सा स्टेट्स में किस टाइम में सेल्फ एन्यूमरेशन किया जाएगा। देन आपका क्या क्या क्वेश्चन हुई तो ऑप्शन इसमें रखा हुआ है। आपके लिए यूजर गाइड रखा हुआ है, कैसे आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसका फ्लो चार्ट आसानी से क्या क्या स्टेप होगा वो भी डिस्क्राइब किया हुआ है। देश में 1 अप्रैल से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण के दौरान अब तक 5.72 लाख से अधिक परिवारों ने स्वगणना सुविधा का लाभ उठाया। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत है सेल्फ एन्यूमरेशन, जिसका मतलब है कि लोग घर बैठे वेब पोर्टल के जरिए 16 भाषाओं में अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। आपको अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा, जो घर घर सर्वे शुरू होने से ठीक पहले होगा। डीडी न्यूज संवाददाता कुमार आलोक ने भारत में जनगणना का सर्वोच्च मुख्यालय और रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय में हो रही इस प्रक्रिया का जायजा लिया। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर सेंसस को लेकर जो विश्व की सबसे बड़ी जनगणना है उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। अभी हमको लगभग 6 लाख लोग कर दिया। जो अभी जो 8 राज्य पहले था जो 1 अप्रैल से जो शुरू हुआ था और आज 10 तारीख जो है आज हमारा उत्तराखंड में भी शुरू हो गया। तो अभी का जो हमारे पास डेटा आया वो लगभग 6 लाख लोग स्वगणना ऑलरेडी कर लिया। आम आदमी जब अपना कंप्यूटर खोलेगा तो कैसे ऑपरेट करेगा? तो जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, कैप्चा डालना है। साइड में आप देखेंगे मतलब पीरियड भी दिया हुआ है, ट्यूटोरियल वीडियो दिया है, यूजर गाइड दिया है, फ्लो चार्ट है, FAQs है। तो आम आदमी पहले वो देख ले सारा, तो उसको 10 से 15 मिनट में ये काम उसका कंप्लीट हो जाएगा। सो बिल्कुल ही आसान है यहाँ पे लॉगिन करना। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और लैंग्वेज भी एक बार आप जो सिलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज आगे के लिए रहेगी। तो टोटल 16 लैंग्वेज में ये पोर्टल अवेलेबल होगा। तो ये आपने सुना जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर युद्ध स्तर पे यहाँ लोग लगे हुए हैं और जनगणना का काम तेजी के साथ हो रहा है। 1 तारीख से लेकर अभी तक 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और आपको एक बार फिर हम कहें कि जिस तरीके से लोकतंत्र में मतदान एक बहुत बड़ा पर्व है, उसी तरीके से जनगणना भी जो विश्व की सबसे बड़ी जनगणना है ये भी एक बहुत बड़ा पर्व है और इसमें भाग लीजिए। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ sc.census.gov.in इस पे आप जाएं और अपना जो आत्मगणना है यानी अपने को काउंट कराना है उसमें भाग लें। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो घर बैठे अपनी जानकारी आप इस पोर्टल के जरिए आप डाल सकते हैं। और आइए सीधे पश्चिम बंगाल के जंगीपुर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दस्तक दे रही चुकी है। बंगाल भी अब बीजेपी के साथ चलने का फैसला कर चुका है। जंगीपुर की तरह ही आज पूरे बंगाल से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार।
साथियों, 4 मई के बाद बीजेपी की नई सरकार में जो काम होंगे, मैंने उसके लिए 6 गारंटी दी है। अभी कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, भरोसा पत्र भी जारी किया है। इस भरोसा पत्र में, घोषणा पत्र में इन गारंटियों को पूरा करने का रोड मैप दिया गया है। मैं बंगाल बीजेपी को इस शानदार घोषणा पत्र के लिए बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है वो सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, ये टीएमसी के महाजंगल राज और सिंडिकेट राज्य के अंत का शंखनाद है। अब बंगाल में डर का नहीं, भय का नहीं, अब बंगाल में अवसर का युग आएगा। साथियों, अब बंगाल में महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये सीधे पहुंचेगा। कितना कितना कितना? इतना ही नहीं, नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। बंगाल की बेटी अब डरेगी नहीं। बंगाल की बेटी अब असुरक्षित नहीं रहेगी। बंगाल की बेटी अब सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेगी। बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान भी बनेंगे ताकि हमारे युवाओं को घर के पास ही अच्छी पढ़ाई मिल सके। साथियों, बंगाल में भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले सावधान हो जाओ। बहुत खेला खेला तुमने। बंगाल के मेरे भाई बहन, 4 मई के बाद देख लेना, ये भागते नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे। जो जनता का हक खाएगा उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा, उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। साथियों, राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है अपनी अस्मिता
अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। साथियों, हमारे बंगाल का इतिहास रहा है। बंगाल जब परिवर्तन की ठान लेता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती है। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद तक जिसने बंगाल को चुनौती दी उसका अहंकार चूर चूर हो गया, टूट चुका। पहले अंग्रेज का अहंकार टूटा, फिर कांग्रेस का अहंकार टूटा, फिर लेफ्ट वालों का अहंकार टूटा। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चूर चूर कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त प्रचार पश्चिम बंगाल में। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।